Chalo, let us continue with question number 6. Come to page number 196. I think we have we have completed a lot of things. Few things are pending here, and some new things also we will study. Right now हम लोग ये तीनों कंप्लीट करते हैं. We have three types of investments: research fund investments, other investments, and provident fund investments. ये तीनों will come on which side? Yes, balance sheet, asset side. Balance sheet, asset side में हम लोग को बहुत सारा lines चाहिए. So what you can do is, what is the last thing? मतलब उल्टा जा रहे हैं हम लोग. Okay, तो उसके ऊपर you can leave 2-3 lines, maximum 3 lines छोड़ के उल्टा लिखने का चालू करो. उसका ऊपर उल्टा लिखने का चालू करो. You write provident fund investment, फिर उसके ऊपर अदर इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट. और इसके बाद रीड द क्वेश्चन और मुझे तीनों का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके दो, चारों का रादर. किसको बैठना है ऑनलाइन? चलो, लेट अस कंटिन्यू. आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड राइटिंग द इन्वेस्टमेंट्स. Now we will complete the remaining items. We will go for fixed assets. Total there are 5 fixed assets, starting with land. So go to balance sheet asset side. Balance sheet asset side में first line में लिखो land. Amount is 1 lakh. Outer column of course 1 lakh. Okay, now see here, in your 11th standard तुमने एक चैप्टर किया रहेगा which is called as depreciation. Now when we speak about depreciation, of course depreciation is there in CA foundation also, और जो तुमने 11th standard में पढ़ा है वो तो CA foundation में है ही. उसके अलावा भी CA फाउंडेशन में डेप्रिसिएशन है. उसमें क्या क्या है, उसमें से एक स्मॉल पार्ट एंड विच इज़ एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग को डिस्कस करना है, बिकॉज इट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन. एंड यू कैन सी व्हाट इज देयर इन दिस क्वेश्चन इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. नाउ व्हाट इज दिस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? उसके लिए थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन हमको रिवाइज करना पड़ेगा जो 11th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा है. बिफोर वी स्पीक अबाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन योर 11th स्टैंडर्ड तुमने मेथड्स पढ़ा है. मेथड्स ऑफ calculating depreciation. The only 2 methods that you have studied is something called as original cost method. Original cost method का और 2 नाम है, straight line method and it is also called as fixed installment method. ये method number 1. तो ये method तुम लोग ने किया हुआ है.
second method, which is called as WDV method, इसका और एक नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एंड और एक नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. These two are what of depreciation, methods of कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन. मतलब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करने का, रादर कैलकुलेट किस पे करने का. तो दो मेथड है, वन इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड सेकेंड वन इज WDV मेथड. नाउ दिस टू मेथड्स है ना, वो आपको खाली डिप्रिसिएशन चैप्टर के लिए नहीं, आपको पूरे सब्जेक्ट के लिए आना चाहिए. बिकॉज इन एनी चैप्टर, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, they have told you that depreciation is going to be provided on straight line basis. That means they are following which method of calculating depreciation is method number 1, that is original cost method. ये हो गया methods of calculating depreciation. Now, we are not discussing methods of calculating depreciation because वो at least तुमने 11th standard में जितना किया है उतना तो तुम्हारे माइंड में होगा ही. Today we are discussing methods of रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन. मतलब डिप्रिसिएशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करने का, हाउ टू रिकॉर्ड डिप्रिसिएशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. देयर आर टू मेथड्स. वन जो आपने 11th स्टैंडर्ड में किया है, method number 1 which you have done in 11th standard, and method number 2 that we are going to briefly study today. Why I am saying briefly study today? Because हमको जितना ये सम के लिए चाहिए उतना हम बेसिक नॉलेज ले लेंगे, बाकी का डिटेल्ड डिस्कशन यू विल डू इन चैप्टर कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन, जो सी फाउंडेशन में आएगा. एनीवेज, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन. और मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन के लिए यू हैव टू first of all tell me what is the journal entry for charging depreciation. जब भी हम depreciation charge करते हैं तो what is the method, what is the journal entry for charging depreciation. मतलब books of accounts में मुझे depreciation charge करना है. Suppose for example, you can take any example, say for example I am taking example of plant and equipment. तो plant and equipment यहाँ पे 5,10,000. ठीक है. अब वो लोग ने बोला है कि depreciation is provided on straight line basis. तो मैं calculate करूँगा depreciation, whatever is the percentage plant and equipment पे, it is 10%. So plant and equipment पे 10% depreciation calculate करूँगा. तो उसके बाद what is the entry I will pass for depreciation in books of accounts? Depreciation account debit to. So this is the journal entry for charging depreciation in your books of accounts. Depreciation account debit, say for example, because it is 10%, I am using this percentage, it is 10% of, plant and equipment is not 5,10,000, it is 8,50,000. So 8,50,000 का 10% if you calculate, so it is how much rupees? 85,000, not 51. 85,000 to plant and equipment account. 85,000. This is the entry that you must have studied in your 11th standard for charging depreciation. अभी end of the year में डेप्रीसिएशन को हम ट्रांसफर करते हैं. एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रीसिएशन इज ट्रांसफर्ड. कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस. सो फॉर ट्रांसफर ऑफ डेप्रीसिएशन, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ डेप्रीसिएशन? यस, इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू depreciation account.
This is the entry you will pass if you are doing final accounts of trading organization, या you can say final accounts of for profit organization का अगर आप final accounts कर रहे हो तो ये आएगा. लेकिन अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कर रहे हो तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट की जगह पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा. डजंट मैटर, इन आइदर केस इट विल बी टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. ये एंट्री इज फॉर ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन. इतना आप लोग ने पढ़ा हुआ है. दिस इज जस्ट क्विक रिविजन ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड. ओके, नाउ अगर ये सिचुएशन में मैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाता हूँ, प्लीज ऑब्जर्व. Plant and machinery account if I prepare. By the way, what is the entry for purchase of plant and machinery? Suppose plant and machinery हम लोग ने purchase किया. What is the entry for purchase of plant and machinery? Plant and equipment है rather. Plant and equipment account debit to plant and equipment account debit to, we can say bank account. So plant and equipment account debit side हम लोग लिखेंगे to bank account. जब भी मैंने परचेज किया रहेगा, से फॉर एग्जांपल दिस इज ईयर नंबर 1, ये मेरा ईयर नंबर 1 है. ईयर नंबर 1 में हम लोग ने प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा. से फॉर एग्जांपल आई हैव परचेज्ड इट फॉर 8,50,000. डू यू एग्री विद दिस? अभी मेरा पहला जर्नल एंट्री. व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री? आई विल चार्ज डेप्रिसिएशन. एंड इफ यू रिमेंबर, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर. डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट रिकॉर्ड एंड ऑफ द ईयर पे करते हैं. तो मैंने एंड ऑफ द ईयर पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया और अब मुझे रिकॉर्ड करना है. तो यहाँ पे बाय व्हाट डेप्रिसिएशन अकाउंट 85,000. ओके, क्विकली सब्ट्रैक्ट. तो आपको प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा. सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, हाउ मच इज द बैलेंस? 7,65,000. What is this 7,65,000 called as? ये 7,65,000 को एक नाम दिया गया है. In this subject, it is called as return down value. Return down value is the value of the asset after charging depreciation. Depreciation charge करने के बाद जो वैल्यू बचता है उसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं. ये सब्जेक्ट में दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड और अदर यू मस्ट हैव स्टडीड. एटलीस्ट ये बेसिक तुमको याद होना चाहिए of depreciation before I go for further discussion. This is method number 1 of recording depreciation. This is how depreciation is recorded in books of accounts. This is the method when something called as provision for depreciation account is not maintained. ये मेथड में विच अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. बट फॉर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस या सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन समथिंग कॉल्ड एज विच अकाउंट? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वो लोग मेंटेन करते हैं. क्यों मेंटेन करते हैं वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा. बट राइट नाउ इतना बिलीव करो कि दे मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट विच इज कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. देखो एक्चुअली क्या हो रहा है. सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ईयर नंबर 1 बताया. चलो मैं और एक ईयर करता हूं सो दैट आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग ऑन. तो सपोज हम लोग ईयर नंबर 2 में जाते हैं. तो ईयर नंबर 2 में हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. व्हाट इज द बैलेंस दैट वी विल राइट? 7,65,000. अब नेक्स्ट ईयर भी हम लोग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे. सो व्हाट इज द डेप्रिसिएशन दैट आई विल प्रोवाइड? विच मेथड इज बीइंग फॉलोड? ये क्वेश्चन में वो लोग ने कौन सा मेथड फॉलो करने के लिए बोला है? स्ट्रेट लाइन बेसिस. स्ट्रेट लाइन मतलब ओरिजिनल कॉस्ट. तो आप किस पे कैलकुलेट करोगे डेप्रिसिएशन? विल यू कैलकुलेट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट और विल यू कैलकुलेट ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू? ओरिजिनल कॉस्ट. हाउ मच इज द ओरिजिनल कॉस्ट? 85,000 और अदर 8,50,000. 8,50,000 पे 10% कितना होता है? 85,000. चलो और एक ईयर के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन जब प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्लोज दिस प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट. बोलो कितना आएगा बैलेंस? 7,65,000 माइनस 85,000. हाउ मच यू गेटिंग? 6,80,000. सो 6,80,000. अगेन जो 6,80,000 आपको मिला है, दिस 6,80,000 इज कॉल्ड एज व्हाट?
written down value. So in this method what is happening, listen carefully, in this method what is happening, in this method क्या हो रहा है, that plant and equipment account का जो balance है is coming at written down value. मतलब एवरी ईयर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो एवरी ईयर क्या होगा, वेन एवर यू विल क्लोज प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, तो प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट का जो बैलेंस दिखेगा वो बैलेंस विल बी द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दैट प्लांट एंड इक्विपमेंट. यस और नो? बट देयर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस जो बोलते हैं नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है. वो लोग बोलते हैं वी वॉन्ट टू शो प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट नॉट एट रिटर्न डाउन वैल्यू, वी वॉन्ट टू शो प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट we want to show plant and equipment account not at written down value, we want to show plant and equipment account at its ओरिजिनल कॉस्ट. मतलब जब भी मैं प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट देखूँ ना तो उसमें मेरे को उसका ओरिजिनल कॉस्ट दिखना चाहिए, रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं दिखना चाहिए. पहले यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू अचीव दैट. इनको क्या चाहिए, प्लांट एंड इक्विपमेंट किस पे दिखना चाहिए, ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखना चाहिए. अगर प्लांट एंड इक्विपमेंट ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखना चाहिए तो चलो ईयर नंबर 1, व्हाट इज ईयर नंबर 1? ईयर नंबर 1 में ये लोग ने प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया. व्हाट इज द एंट्री फॉर परचेजिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट? प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विच इज 8,50,000. बरोबर है ना? व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट. अगर आप टू प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट लिखोगे तो what will happen? Plant and equipment account will not appear at its original cost. Plant and equipment will appear at return down value. तो वो उनको नहीं चाहिए, बोलता नहीं हमको प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे चाहिए. तो अगर आपको प्लांट एंड इक्विपमेंट ओरिजिनल कॉस्ट पे चाहिए तो आप डेप्रिसिएशन प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते. या यू कैन से इन अदर वर्ड्स, you cannot credit plant and equipment account. तो you cannot credit plant and equipment account. डेबिट तो वही है 85,000. तो ये लोग ने एक नया अकाउंट बनाया है एंड द नेम ऑफ दैट अकाउंट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बर्थ हो रहा है आज. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बर्थ हो रहा है. और देखो वो बर्थ में वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हमने क्या किया है, डेबिट किया है कि क्रेडिट किया है. दैट मीन्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट विल ऑलवेज शो विच बैलेंस. आप देख लो यहाँ पे, दो दिस इज नॉट अ ट्रायल बैलेंस बट यू कैन सी वेरी मच सिमिलर टू ट्रायल बैलेंस वो लोग ने बनाया है. और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन is appearing somewhat like credit balance, so credit balance होगा. Remember कि जब भी कोई अकाउंट का बर्थ होता है उसको फर्स्ट टाइम आप जब करते हो ना, या जो करते हो या तो डेबिट करोगे या तो क्रेडिट करोगे. आप उसको जब भी डेबिट करते हो तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट करते हो तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा फर्स्ट टाइम. सो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज विच और हैविंग विच बैलेंस. ओके, सेकेंड एंट्री में कोई चेंज नहीं है फॉर ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन. व्हाट इज द एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन इज नो चेंज, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले डेबिट किया है, अब उसको आपको क्लोज करना है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो पीएनएल में ट्रांसफर हो गए. ओनली वन एंट्री में चेंज है. व्हाट इज द चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस? कि इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट हमने एक नया अकाउंट क्रेडिट किया है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट अकाउंट? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ऐसा क्यों करने का उसका भी मैंने रीजन दे दिया. व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द सिंपल रीजन ऐसा क्यों किया हम लोग ने? क्योंकि उनको फिक्स्ड एसेट अकाउंट को किस पे मेंटेन करना है? ओरिजिनल कॉस्ट. चलो नाउ विच इज द न्यू अकाउंट दैट इज ओपन?
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू वो हमको समझ रहा है. अब ये करने की वजह से होगा क्या वो भी हम देखते हैं. यू हैव बोथ द मेथड्स टू कंपेयर इन फ्रंट ऑफ यू. ये एक मेथड है जो 11th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा. 11th स्टैंडर्ड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं था. बहुत साल पहले, कोविड के पहले जब 5, 6, 7, 8 साल पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी 11th स्टैंडर्ड में था. लेकिन फॉरगेट अबाउट स्टूडेंट्स, बहुत सारे 11th स्टैंडर्ड के कॉलेज के टीचर को भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं आता था. इसके लिए वो लोग ऑप्शन में छुड़वा देते थे. फिर बहुत सारे लोग तो अभी भी डेप्रिसिएशन चैप्टर भी ऑप्शन में छुड़वा देते हैं कॉलेज में. और बहुत सारे कॉलेजेस में डेप्रिसिएशन चैप्टर इज नॉट आस्क्ड इन एग्जाम. सो वो लोग ने फॉरगेट अबाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बिकॉज पहले डेप्रिसिएशन है ना वो 12th स्टैंडर्ड में था. व्हेन वी वर इन 12th स्टैंडर्ड, डेप्रिसिएशन चैप्टर वाज इन 12th स्टैंडर्ड, जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं था. फिर वो लोग ने डेप्रिसिएशन डाला 11th स्टैंडर्ड में, जिसमें वो लोग ने प्रोविजन फॉर डेप्री भी डाला. तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बहुत ही कंफ्यूज हो गया, बोला अभी करें क्या. तो फाइनली अभी जो तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में था डेप्रिसिएशन, बस ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड. बट सडनली यू कैन सी दैट इन फाउंडेशन व्हेन यू डू डेप्रिसिएशन चैप्टर बिकम्स 4 टाइम्स. मतलब जो 11th स्टैंडर्ड में वो तो है ही, प्लस और इंटू 3 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोविजन फॉर डेप्री भी आता है, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी आता है. फिर देर आर अदर मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, और 4-5 मेथड है, खाली 2 ही मेथड नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड रिटर्न ऑन वैल्यू. सो ऑल दैट विल कम ऑन कमिंग इन दैट चैप्टर. राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन. तो उसमें यू कैन से दिस इज मेथड नंबर 1 and this is method number 2. This is methods of recording depreciation. ठीक है, चलो. now I am using second method. Second method में what is the entry for charging depreciation? Depreciation account debit. What is the new account that has come? Provision for depreciation account. Provision for depreciation account को हम credit कर रहे हैं. Okay, तो I am posting this entry, depreciation account debit to provision for depreciation account. So year number 1 में क्या होगा? now it is ऑब्जर्व द प्रेजेंटेशन. सी, मैं थोड़ी देर में प्रूव कर दूंगा कि सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक है, हाउ मच इज बाय डेप्रिसिएशन? फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन इज 85,000. अब मैं दोनों अकाउंट को क्लोज करूंगा. तो ईयर नंबर 1 में प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट को भी क्लोज करूंगा और पीएफडी अकाउंट को भी क्लोज करूंगा. ईयर नंबर 1 में अगर मैं प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्लोज करूंगा तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, हाउ मच विल बी द क्लोजिंग बैलेंस हियर? 8,50,000. नाउ 8,50,000 इज व्हाट? ओरिजिनल कॉस्ट. सो कैन वी से ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? के फिक्स्ड एसेट किस पे दिखना चाहिए? ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखना चाहिए. क्योंकि अगर आप डेप्रिसिएशन का एंट्री में फिक्स्ड एसेट अकाउंट को क्रेडिट करोगे, सी द मोमेंट यू क्रेडिट फिक्स्ड एसेट अकाउंट, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट का बैलेंस चेंज हो जाएगा और वो रिटर्न ऑन वैल्यू हो जाएगा, जो लोग को नहीं चाहिए. दे वांट दैट फिक्स्ड एसेट को कौन से या किस पे अपीयर होना चाहिए. ठीक है, चलो. नाउ मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्लोज कर रहा हूँ. तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी बैलेंस दिखेगा. कितना बैलेंस दिखेगा? 85,000. टिल हियर हैव यू अंडरस्टूड? तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन डिफरेंस हो गया. अब यहाँ पे देखो, प्रोविजन प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट इज शोइंग विच बैलेंस? प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट इज शोइंग सम बैलेंस. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो शोइंग सम बैलेंस. बरोबर है. प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट इज शोइंग, कैन वी से डेबिट बैलेंस, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज, कैन वी से शोइंग क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, तो एंड ऑफ द ईयर में क्या बनेगा? एंड ऑफ द ईयर में बनता है एक ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड इक्विपमेंट भी आएगा, प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा. डेबिट बैलेंस में 8,50,000 एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विच इज पॉपुलरली कॉल्ड एज पीएफडी. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्रेडिट बैलेंस दिखेगा 85,000.
दिस इज स्टेप नंबर 2. हैव यू अंडरस्टूड स्टेप नंबर 2? देन आई कैन गो टू स्टेप नंबर 3. बरोबर है. अब पहले देखो, अगर मेथड नंबर 1 देखोगे ना आप, तो मेथड नंबर 1 में अगर ट्रायल बैलेंस बनेगा तो मेथड नंबर 1 में ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस में प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखेगा. सिर्फ प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट बैलेंस दिखेगा 7,65,000, क्योंकि उसमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट तो है ही नहीं. तो मेथड नंबर 1 में प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखेगा 7,65,000. इधर तक समझ में आया? ओके. नाउ स्टेप नंबर 3 दैट आई वांट टू एक्सप्लेन. अब इसका हमको समझना है व्हाट विल बी द प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में आई विल एक्सप्लेन प्रेजेंटेशन इन ईयर नंबर 1. चलो, ईयर नंबर 1 में पहले बताओ, सपोज मैंने ट्रायल बैलेंस देखा, तो ट्रायल बैलेंस में मुझे दिखता है प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो प्लांट एंड इक्विपमेंट विल कम ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट? असेट साइड. तो असेट साइड पे हम लोग क्या लिखेंगे? प्लांट एंड इक्विपमेंट. इनर कॉलम में लिखेंगे 8,50,000. नाउ provision for depreciation. Provision for depreciation technically is showing which balance? तो provision for depreciation वो credit balance दिखा है. तो ideally वो credit balance अगर दिखा रहा है तो it should appear on which side of the balance sheet? Liability. लेकिन liability में नहीं बता के हम लोग उसको assets में से क्या करेंगे? I can give you parallel example. आप debtors में से PFDD को माइनस करते हो, yes or no? वैसे ही हम लोग फिक्स्ड एसेट्स में से उसका प्रोविजन माइनस करेंगे. सो लेस PFD. तो PFD आप माइनस करो 85,000. ये दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आउटर कॉलम में आएगा 7,65,000. सो एक्चुअली स्पीकिंग आप देखोगे तो दोनों मेथड में सिर्फ प्रेजेंटेशन डिफरेंस है, क्योंकि मेथड नंबर 1 में भी बैलेंस शीट में प्लांट एंड इक्विपमेंट डायरेक्टली 7,65,000 दिखेगा, बट मेथड नंबर 2 में भी 7,65,000 दिख रहा है, बट प्रेजेंटेशन अलग है. मेथड नंबर 1 में जो मैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना रहा हूं, दिस फिक्स्ड एसेट अकाउंट इज अपीयरिंग एट रिटर्न डाउन वैल्यू. सी राइट नाउ यू डोंट वरी अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन या सॉल्विंग पार्ट, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे सिलेबस में डेप्रिसिएशन है, वो फिर से हम करने ही वाले हैं. राइट नाउ यू कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करो, क्योंकि PFD 2-3 जगह पे आएगा. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ओके, आई विल डू 1 मोर ईयर, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा. 1 मोर ईयर का हम लोग आगे करते हैं. तो अभी से फॉर एग्जाम्पल ईयर नंबर 2 का मैं स्टार्ट कर रहा हूं. तो ईयर नंबर 2 में फिक्स्ड एसेट अकाउंट, यहां पे हमारा फिक्स्ड एसेट कौन सा है? तो ईयर नंबर 2 में आएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,50,000. सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी ओपनिंग बैलेंस आएगा. सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 85,000. नाउ ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको ये समझ गया तो हम लोग ये क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं. नाउ लिसन केयरफुली. ईयर नंबर 2 में भी डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे. चलो, नाउ व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर कैलकुलेटिंग, सॉरी, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन? पहले क्या था? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड इक्विपमेंट, बट वो मुझे एंट्री पास नहीं करना है. तो अभी मैं क्या एंट्री पास कर रहा हूं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो यहां पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, दैट इज 85,000. बराबर है? अच्छा, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट में तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट में एंट्री सिर्फ 2 ही एंट्रीज आएगा प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट में. 1 इज परचेज, सेकंड सेल. ये 2 ही चीज आएगा प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट में. सो राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिस्कशन, बिकॉज वो हमारा अभी डिस्कशन या अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है. सो उसमें क्या होगा वो देखेंगे हम लोग. बट राइट नाउ यू कैन ऑब्जर्व, मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के लिए, यू कैन से लाइक दिस, मुझे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है
फॉर रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन मैंने एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया है विच इज कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट. आई एम नॉट डंपिंग डिप्रिसिएशन इन माई प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, बिकॉज अगर मैं प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट में डंप करूंगा तो व्हाट विल हैपन इज वो रिटर्न ऑन वैल्यू पे जाएगा जो नहीं चाहिए. एंड लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, आई थिंक सब लोग ने एटलीस्ट सुना हुआ है, उन लोग के लिए ये प्रेजेंटेशन कंपलसरी है. दे डोंट हैव चॉइस. जैसे जैसे तुम हायर लेवल्स पे जाओगे you will not see this type of presentation. This will be not the followed. In fact सब chapters में भी ये follow होगा. So ये starting से ही हमको समझना जरूरी है. Okay, now year number 2 has been completed. So what I will do is year number 2 में मैं close करूँगा ledger accounts. So when I close ledger accounts मेरे पास दो account है, balance carried down. बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे अभी भी 8,50,000 दिखेगा. नाउ अगेन दिस 8,50,000 का जो बैलेंस है, दिस बैलेंस इज अगेन नथिंग बट व्हाट, ओरिजिनल कॉस्ट. अब इंपॉर्टेंट पार्ट इज लेट अस क्लोज अवर न्यू अकाउंट. चलो नया अकाउंट अगर मैं बंद करता हूँ, सो इफ आई क्लोज माई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, सो आई विल गेट क्रेडिट बैलेंस. कैसे पता चला क्रेडिट बैलेंस है? बिकॉज क्रेडिट साइड ज्यादा है. सो दोनों में क्रेडिट साइड, यहाँ पे दोनों का टोटल कितना है? 1,70,000. सो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है 1,70,000. सो अगेन इफ आई प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ईयर नंबर 2 का ट्रायल बैलेंस, ये ईयर नंबर 1 का ट्रायल बैलेंस है, ये ईयर नंबर 2 का ट्रायल बैलेंस है. तो ईयर नंबर 2 में प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट अभी भी 8,50,000 दिखेगा. एंड ईयर नंबर 2 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखेगा 1,70,000. yes sir. now I am going for year number 2 का बैलेंस शीट. आई होप यू अंडरस्टैंड कि बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन तो वही रहेगा. व्हाट विल बी द प्रेजेंटेशन? प्लांट एंड इक्विपमेंट अभी भी मेरा बैलेंस शीट में, सॉरी अभी भी मेरे अकाउंट में 8,50,000 का बैलेंस है. बट नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट व्हाट, कितना है? ओके, यूज योर कैलकुलेटर एंड सब्ट्रैक्ट. 8,50,000 माइनस 1,70,000, 6,80,000 बराबर है. 6,80,000. See here, दोनों में आंसर वही आ रहा है. कैन यू सी? यहां पे भी 6,80,000 था WDV, वहां पे भी 6,80,000 आ रहा है. सो दैट इज वाई सेड कि दोनों में प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है, कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है. प्रेजेंटेशन यहां पे यू कैन से, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी के मेथड नंबर 1 में डेप्रिसिएशन हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हैं, उसी के अंदर हम लिख रहे हैं. लेकिन मेथड नंबर 2 में हम लोग ने एक अलग अकाउंट ओपन किया है एंड द नेम ऑफ दैट अकाउंट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, केयरफुली ऑब्जर्व PFD अकाउंट. आप कुछ मत करो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करो. हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाद में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद हम कंक्लूजन करते हैं. ऐसा तुमको स्कूल में पढ़ाया रहेगा. तो पहले हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, अब हमको ऑब्जर्वेशन करना है. तो PFD अकाउंट को ऑब्जर्व करो. PFD अकाउंट, PFD अकाउंट में एवरी ईयर हमको क्या दिख रहा है? बैलेंस दिख रहा है, बरोबर है. What is that balance? Listen carefully. PFD अकाउंट में जो बैलेंस दिख रहा है, PFD अकाउंट में जो बैलेंस दिख रहा है, that is depreciation provided till the end of that particular year. फिर से बोलता हूं, डेप्रीसिएशन ये जो 85,000 है, 1,70,000 है, थर्ड ईयर में भी बैलेंस आएगा. थर्ड ईयर में और 85,000 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 85,000 से बढ़ जाएगा. तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो बैलेंस दिख रहा है, दैट बैलेंस इज डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड टिल द एंड. टिल मतलब अप टू
दिस इज डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप टू ईयर नंबर 2, अप टू है वो, दैट इज वाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को इनफॉर्मली बहुत सारे टेक्स्ट बुक बुलाते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पीएफडी का दूसरा नाम क्या है? अक्यूमुलेटेड। अक्यूमुलेटेड का मतलब समझता है? अक्यूमुलेटेड मतलब अक्यूमुलेट हो रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है, एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो रहा है। यस और नो? तो यूज योर कैलकुलेटर, टाइप करो 85,000। ओके, अब सेकेंड ईयर में और 85,000 आपने प्रोवाइड किया तो प्लस करो 85,000, 1,70,000। अब थर्ड ईयर में और 85,000 चार्ज करेंगे तो प्लस 85,000। बोलो कितना आता है? 2,55,000। तो ईयर नंबर 3 में पीएफडी में 2,55,000 का बैलेंस दिखेगा प्लस 85। फोर्थ ईयर में 3,40,000 दिखेगा और 85,000, 4,25,000। ये कौन से ईयर का हो गया? फिफ्थ ईयर, प्लस 85। मतलब दिस इज स्टिल एंड ऑफ ईयर नंबर, मतलब इसके ऊपर ऑलरेडी 6 साल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो चुका है। 5,10,000। अरे दिस इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मैंने दूसरा नाम क्या बताया? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब ये डेप्रिसिएशन तुमने अक्यूमुलेट किया है, तो ये 5,10,000 का प्लांट एंड इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट हुआ है। तो कितने साल का अक्यूमुलेट हुआ है? 6 इयर्स का। तो मैं अगर आपको पूछूं कि आज के तारीख में प्लांट एंड इक्विपमेंट का WDV कितना है, कैन वी कंक्लूड दैट दिस 8,50,000 इज ओरिजिनल कॉस्ट? कैसे पता चला दिस 8,50,000 इज ओरिजिनल कॉस्ट? बिकॉज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहां पे मेंटेन किया हुआ है। तो कंक्लूजन के जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन होता है, आपका फिक्स्ड एसेट का जो भी वैल्यू दिख रहा है वो ओरिजिनल कॉस्ट है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने अलग अकाउंट में रिकॉर्ड किया है, आपने फिक्स्ड एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया होगा। एंड दैट इज वाई, क्योंकि अगर आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं दिखेगा। फिक्स्ड एसेट कौन से पे दिखेगा? WDV पे दिखेगा ना। कैन यू टेल मी, ये जो 5,10,000 है, मतलब प्लांट एंड इक्विपमेंट पे ऑलरेडी कितने इयर्स का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो चुका है? 6 इयर्स का। अब ये साल में आपको प्रोवाइड करना है, बिकॉज ये साल में दे हैव टोल्ड यू डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एट फॉलोइंग रेट्स। सो ये साल में और 85,000 का आप चार्ज करोगे। यस सर। तो अगर आप और 85,000 का चार्ज करोगे तो वो 85,000 को आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या करोगे? ऐड करोगे। सो 5,10,000 प्लस 85 हो जाएगा, और उसको आप प्लांट एंड इक्विपमेंट में से क्या करोगे? बैलेंस शीट में माइनस। तो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो कम टू बैलेंस शीट। चलो पहले आई वांट टू कंप्लीट बिल्डिंग, बिकॉज वो लाइन में है, तो पहले लिखो बिल्डिंग। ओके, हाउ टू डू प्रेजेंटेशन? आई एम डूइंग दैट, प्लीज राइट विथ मी। फर्स्ट लाइन में आई थिंक यू हैव रिटन लैंड, नेक्स्ट लाइन में लिखो बिल्डिंग, $16 lakhs। बोलो, अभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिख रहा है हम लोग को। सो व्हाट इज द बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को आप क्या करोगे? लेस, जैसे आप PFDD माइनस करते हो डेटर्स में से, यहाँ पे पूरा लिखो, बाद में आगे देखेंगे, जगह के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लीज यहाँ पे प्रेजेंटेशन देख के लिखो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, स्टॉप राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी हाउ मच इज डेप्रिसिएशन परसेंटेज ऑन बिल्डिंग? 5%। 5% आप किसका करोगे? 16 लाख। सो करो 16 लाख का 5%। ओके, बिफोर दैट आई वांट टू आस्क, इज 16 lakhs द ओरिजिनल कॉस्ट? कैसे पता चला? क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया गया है। ओके, तो 16 लाख का 5% करो, कितना होगा?
तो ऐसा 80,000 80,000 80,000 80,000 ऐसा वो लोग ने प्रोवाइड किया है डेप्रिसिएशन, एंड वो लोग ने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है 4,80,000. सो कैन यू टेल मी इट मस्ट हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो 6 ईयर्स का ऑलरेडी वो लोग ने प्रोवाइड कर लिया है. अब ये साल का तुमको प्रोवाइड करना है, तो ये साल का 80,000 तुम चार्ज करोगे, तो वो पहले तो आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या करोगे, उसको ऐड. तो यहाँ पे ब्रैकेट में शो द कैलकुलेशन 4,80,000 ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, प्लस 80,000 हमने ये साल का चार्ज किया. कैन वी से दिस इज द 7th ईयर फॉर विच वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन. सो 4,80,000 प्लस 80,000, मतलब कोई बता सकता है बिल्डिंग के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 5,60,000. वो 5,60,000 को हम माइनस करेंगे, तो आउटर कॉलम में जो दिख रहा है, दैट I hope you understand is the written down value 10,40,000. Now if you have understood the discussion, can you tell me ये सब में सेकेंड इफेक्ट किसका आएगा? 80,000 का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? एक्सपेंडिचर साइड. एक्सपेंडिचर साइड में लिखो टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन दैट. Next line building, inner column 80,000. चलो same way we will do it for plant and equipment. Plant and equipment would be better. ट्रायल बैलेंस में जो दिया है वही फॉलो. मेरे इसमें तो दोनों में प्लांट एंड इक्विपमेंट है. ऊपर प्लांट एंड मशीन, इक्विपमेंट ही करो. सो राइट डाउन हियर प्लांट एंड इक्विपमेंट. $8,50,000. Next line less, similar presentation. लिखो, जगह नहीं है तो. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ओके, कैन यू टेल मी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5,10,000. प्लस वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर, दैट इज 85,000. यस. सो इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? किसका सेकेंड इफेक्ट आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 85,000 का. इसका पहले टोटल बोलो कितना है? 6 लाख 5,95,000. $2,55,000. Okay. Second effect will be of which amount? 85,000. Expenditure side पे plant and equipment, inner column 85,000. चलो फर्नीचर का खुद से करो. Do it yourself. Same presentation. ऊपर एसेट का नाम क्या दिया है वही लिखो, फर्नीचर एंड फिटिंग्स. फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इनर कॉलम 6 लाख. नेक्स्ट लाइन लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन.
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस इज ऑलरेडी 3,36,000 and plus you will provide depreciation कितना परसेंट? 15%, 10%. So 10% is what is the amount in the outer column? 2,04,000. इसमें से सेकेंड इफेक्ट इसका आएगा 60,000. एक्सपेंडिचर साइड फर्नीचर एंड फिटिंग्स 60,000. नाउ गो टू एसेट साइड, राइट डाउन मोटर व्हीकल 1,80,000. नेक्स्ट लाइन लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैं पूछ नहीं रहा है तुम लोग को, ऑफ कोर्स. लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में लिखो नील प्लस. अभी तक उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों नहीं किया है? मे बी दिस इज फर्स्ट ईयर. नील 0 प्लस ये साल में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे. कितना परसेंट है? 20%, 36,000. What is the total of depreciation? Okay. और asset side पे go back to asset side. Asset side पे you can write down next one library 3,60,000. Library 3,60,000 outer column, उसके ऊपर कुछ बोला नहीं है depreciation एक्सेट्रा, तो 3,60,000. लाइब्रेरी लिख दो 3,60,000 आउट ऑफ. उधर ही नीचे कहीं पे तो बिलो नीचे के साइड पे हमने 3 लाइन छोड़ा हम लोग ने, उसमें यू कैन राइट कैश एट बैंक 6,42,000. Okay, now there is only one thing that is remaining in this question. That is adjustment number 1 and 3. There are few items which are connected, or there is one small thing जो हम लोग को डिस्कस करना है. There is one thing which we have kept pending on page number 195. Of course there are many things, but उसमें से one of the thing is interest and dividend received on investments 1,85,000. ये interest and dividend received on which investments? Because अगर आप देखोगे तो हमारे पास 3 investments है. If you look at the question, how many investments you have? 3. कौन सा 3 investments हैं? Research fund investments, other investments and provident fund investment. तो यहाँ पे लिखा है interest and dividend on investments. कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिस पे इंटरेस्ट सब पे मिला है? ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट लिखोगे कहाँ पे? इनकम पे. लेकिन कल ही हम लोग ने बात किया कि प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो हमारा इनकम नहीं होता है. अगर आपको जेल में जाना है तो आप जाओ, मेरे को मत लेके जाओ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट योर इनकम. हाँ, तो इसमें से कौन सा इंटरेस्ट है? ऐसा किधर लिखा है? यानी इसके अंदर इंटरेस्ट है कि डिविडेंड है? दोनों है. एंड लिखा है ना इधर. हाँ, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट अगर मिलेगा ना, तो वो हम रिसर्च फंड में ऐड करते हैं ऊपर. ऐसा भी हम लोग बात कर चुके हैं. जनरल पर्पस डोनेशन एंड स्पेसिफिक पर्पस. अच्छा, स्पेसिफिक पर्पस में भी 2 टाइप का होता है, फॉर डूइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फॉर डूइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ऐसा कुछ याद है कि ये सब का विसर्जन हो चुका है? नहीं तो मेरा सिखाने का कुछ मतलब नहीं है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं ये सब सिखाने के लिए. तो रिसर्च फंड 2 टाइप का
स्पेसिफिक पर्पस इन्वेस्टमेंट होता है. विच आर द टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक पर्पस? वन इज फॉर डूइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वन इज फॉर डूइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर. इन आइदर केस अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो फंड में ऐड होता है, उसको हम इनकम में नहीं लिखते. बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली दिस इज अनदर, एक्चुअली दिस इज एग्जामिनेशन क्वेश्चन, सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये. सो ये क्वेश्चन फ्रेमिंग में ये लोग ने प्रॉब्लम किया है. एक्चुअली स्पीकिंग दे शुड हैव गिवन यू ब्रेकअप ऑफ दिस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, क्योंकि सिर्फ अदर इन्वेस्टमेंट्स पे जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है दैट इज इनकम. रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम है या इंटरेस्ट है वो रिसर्च फंड में ऐड होना चाहिए. प्रोविडेंट फंड पे जो इंटरेस्ट है वो प्रोविडेंट फंड में ऐड होना चाहिए, विच इज बोथ ऑन लायबिलिटीज है. खाली जो अदर इन्वेस्टमेंट्स पे जो इंटरेस्ट है वो इनकम में आना चाहिए. बट इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आई डोंट हैव एनी चॉइस, I can't do breakup of this interest and dividend, so I am having no option but to show this interest and dividend on which side? Income. So write down income side पे buy interest and dividend on investments. और एक डाउट है मुझे, लेकिन वो मैं अभी नहीं पूछूंगा, वो पूछेंगे तो तुम डर जाओगे. नहीं, चलो नेक्स्ट. 185 outer column. Now I will mark few items because that is the only things that are pending, I think so. So if you see there is something called as college stores, उसका sales दिया हुआ है, stock of stores and supplies, purchase of stores and supplies ये भी दिया हुआ है, and नीचे वो लोग ने एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया हुआ है एंड एडजस्टमेंट नंबर 3 दिया हुआ है. दिस आइटम्स आर कनेक्टेड. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो आइटम्स मैंने हाईलाइट किया है या मार्क किया है, आई थिंक देयर इज वन मोर, एक और है, नहीं हो गया. कॉलेज स्टोर्स का सेल्स दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज दिया हुआ है, परचेजेस ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज दिया हुआ है, एंड नीचे वो लोग ने पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है. Okay, please try to understand. This is a good question in terms of this discussion. See, अगर आप लोग चेक करोगे तो ये जो क्वेश्चन है ना वो एक कॉलेज का है. What is the name of the college? You can see रिपब्लिक कॉलेज. ये जो रिपब्लिक कॉलेज है ना ये वो नॉर्मल हमारा जो कॉलेज है ऐसे सब कॉलेज नहीं है. मतलब ऐसा आप बोल सकते हैं कि ये कॉलेज जो है ये कॉलेज के अंदर हॉस्टल भी है, प्रॉपर एक मतलब हम लोग उसको कैंटीन नहीं बोल सकते हैं, दैट इज व्हाई दे हैव यूज्ड द वर्ड मेस. मेस मतलब जहाँ पे प्रॉपर खाना मिलता है, स्टूडेंट्स कैन कम एंड ईट दैट फूड. अच्छा, यहाँ पे हॉस्टल है वो कैसे पता चला? क्योंकि देयर आर फ्यू आइटम्स विच यू कैन सी. हॉस्टल रूम रेंट तुमको दिया हुआ है, फिर आप स्टूडेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ले रहे हो, तो ये सब आइटम्स से हमको पता चलता है कि यहाँ पे कॉलेज, जो कॉलेज तो है ही ऑफ कोर्स, बट ये अपार्ट फ्रॉम कॉलेज वी हैव हॉस्टल ऑल्सो विच इज इनसाइड द कॉलेज, मे बी ओनली इन द प्रीमाइसेस. नाउ इस कॉलेज में एक ऐसा जगह है जिसको ये लोग बोलते हैं कॉलेज स्टोर्स एंड सप्लाईज. मतलब से फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा शॉप जैसा रहेगा या डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा रहेगा जिसके अंदर सब मिलता है. मतलब से फॉर एग्जांपल कोई हॉस्टल में रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है तो उसको टूथपेस्ट चाहिए, उसको सोप चाहिए, उसको अदर थिंग्स चाहिए, सब चीज वो स्टोर्स एंड सप्लाईज में मिलता है. स्टोर्स एंड सप्लाईज करके एक जगह ही है कॉलेज के अंदर. You can visualize like this stores and supplies is like departmental store inside the college only. Within the college only stores and supplies. So of course maximum area will be occupied by college. मतलब इतना बड़ा कॉलेज रहेगा, acres of land में रहेगा कॉलेज जिसके अंदर सब कुछ मिलता है, हॉस्टल भी रहेगा,
स्टोर्स एंड सप्लाई, अभी किसी स्टूडेंट को कुछ चाहिएगा, पेन चाहिएगा तो पेन भी उधर मिलेगा, नोटबुक चाहिएगा तो वो भी उधर मिलेगा, टूथपेस्ट चाहिएगा तो वो भी उधर मिलेगा, बिस्किट चाहिएगा तो वो भी मिलेगा, नोटबुक चाहिएगा तो वो भी मिलेगा, एवरीथिंग वहां पे स्टोर्स एंड सप्लाईज में मिलता है। नाउ स्टोर्स एंड सप्लाईज में देयरफॉर स्टोर्स एंड सप्लाईज ये सब चीज परचेस करता रहेगा ना किसी के पास से, तो दैट इज वाई ट्रायल बैलेंस में तुम लोग को दिया हुआ है परचेजेस ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, एंड स्टोर्स एंड सप्लाईज में देयर इज ओपनिंग स्टॉक ऑल्सो, यस सर, एंड कोर्स एंड स्टोर्स का तुम लोग को सेल्स भी दिया हुआ है, वो लोग सेल्स कर रहे हैं। अच्छा, अभी वो लोग जब सेल्स कर रहे हैं तो दे आर सेलिंग इट एट प्रॉफिट, दे आर नॉट सेलिंग इट कॉस्ट टू कॉस्ट, बट कितना प्रॉफिट वो लोग चार्ज कर रहे हैं वो तुमको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया हुआ है। हाउ मच प्रॉफिट दे आर चार्जिंग? 10% ऑन सेलिंग प्राइस, 10% ऑन सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट दैट दे आर चार्जिंग। मतलब कोई भी स्टूडेंट आएगा बोलेगा मेरे को एक साबुन चाहिए, तो 20 रुपए का साबुन रहेगा, तो 20 रुपए के साबुन के अंदर 2 रुपए का प्रॉफिट है। 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज 20 रुपीज, तो 20 रुपीज का 20% इज 2 रुपीज का प्रॉफिट उसके अंदर है। तो स्टोर्स एंड सप्लाई स्टूडेंट्स को है ना, स्टूडेंट्स को फ्री में नहीं दे रहा है, स्टोर्स एंड सप्लाईज उसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज कर रहा है, पर 10% चार्ज कर रहा है ऑफ सेलिंग प्राइस, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो स्टोर्स एंड सप्लाईज के पास ओपनिंग स्टॉक भी है, प्लस वो लोग परचेस भी कर रहे हैं, वो लोग सेल्स भी कर रहे हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, सपोज फॉर एग्जाम्पल लाइक कॉलेज के अंदर, बिकॉज आई एम लुकिंग एट द क्वेश्चन, आई एम गेसिंग ऑल दिस। कॉलेज के अंदर एक रिसर्च डिपार्टमेंट है, कॉलेज के अंदर एक कौन सा डिपार्टमेंट है? रिसर्च डिपार्टमेंट। अब रिसर्च डिपार्टमेंट को से फॉर एग्जांपल पेन पेंसिल कुछ चाहिए रहेगा, या रिसर्च करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए रहेगा, तो वो लोग बाहर नहीं जाते हैं, वो लोग ये स्टोर्स एंड सप्लाईज में से ही लेते हैं। ये कैसे पता चला? एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है मटेरियल्स एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड फ्रॉम स्टोर्स। तो रिसर्च वाले लोग ने 1,50,000 का स्टोर्स यहां से उठाया है। अच्छा, अब स्टोर्स एंड सप्लाईज जब रिसर्च डिपार्टमेंट को स्टोर्स एंड सप्लाईज देता है तो वो उसमें प्रॉफिट चार्ज नहीं करता है, यस और नो? क्योंकि वो कॉलेज का ही डिपार्टमेंट है, वो कॉलेज ही कंज्यूम कर रहा है, वो खुद ही कंज्यूम कर रहा है, तो उसके लिए वो लोग रिसर्च डिपार्टमेंट, ऐसे 4 डिपार्टमेंट है। कैन यू चेक विच इज द नेक्स्ट डिपार्टमेंट? टीचिंग डिपार्टमेंट। अब टीचिंग डिपार्टमेंट मतलब से फॉर एग्जांपल टीचर्स रहेंगे, अब टीचर्स को फुल स्केप चाहिए रहेगा, पेपर चेक करने के लिए रेड कलर का पेन चाहिए रहेगा, या फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ भी चाहिए रहेगा, तो टीचर खुद नहीं जाएगा, टीचर क्या करेगा? उधर जो पियून रहेंगे एक्सेट्रा उनको बोलेगा जाए एक पेन लेके आ, तो पियून जाएगा स्टोर्स एंड सप्लाई। तो स्टोर्स एंड सप्लाईज वाला क्या करेगा? स्टोर्स एंड सप्लाई ने बुक मेंटेन करेगा, टीचिंग डिपार्टमेंट है, एक पेन 5 रुपया, ऐसा करके उसने पूरा। तो ऐसा पूरे साल में टीचिंग डिपार्टमेंट ने 50,000 का स्टोर्स एंड सप्लाईज लिया है वो लोग के पास से। तो स्टोर्स एंड सप्लाईज जो ये चारों डिपार्टमेंट को देता है उसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज नहीं कर रहा है वो, यस और नो? हाँ, ओनली जब वो बेच रहा है किसी को, कोई स्टूडेंट आया जो हॉस्टल में रहता है, जो ऑफकोर्स कॉलेज का स्टूडेंट है, पानी का बॉटल चाहिए रहेगा एक्सेट्रा, कुछ भी है, आई डोंट नो, दे हैव यूज्ड अ वेरी जनरल वर्ड स्टोर्स एंड सप्लाईज। हम लोग के इधर रहता है ना नीचे जनरल स्टोर, जनरल स्टोर मतलब सब मिलेगा उधर, क्योंकि एक छोटा छोटा चीज के लिए थोड़ी स्टूडेंट बाहर जाएगा लेने के लिए, तो जनरल स्टोर रहेगा। लेकिन अगर ये चारों डिपार्टमेंट रहेगा, अभी गेम्स और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इनफैक्ट यहाँ पे गेम्स और स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स का भी आइटम मिलता रहेगा, टेनिस बॉल मिलता रहेगा, क्रिकेट का बॉल मिलता रहेगा, फुटबॉल मिलता रहेगा, रैकेट मिलता रहेगा। तो जब भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करके डिपार्टमेंट बनाया है लोग ने, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वाले लोग को अगर जब कुछ चाहिए तो वो लोग भी यहाँ से ही लेते रहेंगे। स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट है, अभी तुमको ज्यादा पता रहेगा, स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट मतलब जो स्टूडेंट लोग के लिए काम कर रहे हैं, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, मतलब वो लोग कुछ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते रहेंगे एक्सेट्रा, उनको कुछ बैनर्स बनाने रहेंगे, तो उसके लिए कार्डबोर्ड एक्सेट्रा स्टेशनरी चाहिए।
वो भी उधर स्टोर्स डिपार्टमेंट में मिलता रहेगा जो वहां से विड्रॉ कर रहा है। तो ऐसा 4 लोगों को ये लोग ने इशू किया है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो 4 डिपार्टमेंट हैं वो कॉलेज के डिपार्टमेंट हैं, और स्टोर्स एंड सप्लाईज ये लोग के पास से प्रॉफिट नहीं लेता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये जो 10% ऑन सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट है ना, वो सिर्फ इसके ऊपर ही है। दिस वन सेल्स दिख रहा है। Okay, now look at this and tell me how much is opening stock? 3 लाख प्लस कितना स्टोर्स एंड सप्लाईज परचेज किया है, तो टोटल कितना हुआ? ओके, तो 11 lakhs। क्लियर तक समझ में? नाउ उसमें से टोटल दिस 4 आइटम्स 50,000, 1,50,000, 75,000 एंड 25,000, ये टोटल कितना है? 3 लाख। तो स्टोर्स एंड सप्लाईज के पास ऑलरेडी कितने का ओपनिंग स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक 3 लाख प्लस वो लोग ने परचेज कितना किया? 8 लाख। तो टोटल कितना होता है? तो मतलब कैन वी से ये लोग के पास टोटल 11 लाख का स्टोर्स एंड सप्लाईज था। ये 11 लाख का स्टोर्स एंड सप्लाईज है। ये 11 लाख का स्टोर्स एंड सप्लाईज में से 3 लाख का स्टोर्स एंड सप्लाईज तो कॉलेज के अंदर ही सब डिपार्टमेंट्स ने कंज्यूम कर लिया है। यस ओके, नाउ इसका प्रेजेंटेशन कैसे करने का, तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। आई विल नॉट कॉल इट एज अकाउंट, सो ऐसा एक टेबल बनाओ। फर्स्ट इसका हेडिंग है ना, हेडिंग उसको एम्प्टी रखो। इसका हेडिंग मैं दूंगा, एक काम करो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ कोर्स वर्किंग नो। ओके, वी विल सी दैट। चलो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ क्या है वो हम बाद में देखेंगे। राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, $3 lakhs। यस, उसके बाद लिखो टू परचेजेस ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, इनर कॉलम। क्योंकि ये इनर कॉलम में से हम क्या माइनस करेंगे? ये जो विद इन द कॉलेज ही कंज्यूम हो गया है, मटीरियल्स एंड सप्लाईज कंज्यूम। सो नेक्स्ट लाइन राइट डाउन लेस। आई होप यू अंडरस्टैंड हम उसको लेस क्यों कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली अगर सपोज आपको इसको लेस नहीं करना है तो आप इसको क्रेडिट साइड पे भी बता सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल सो दैट आपको रिलेट कर सको। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग फाइनल अकाउंट्स में क्या करते हैं? गुड्स कंज्यूम्ड फॉर पर्सनल यूज़। मैंने गुड्स खरीदा तो है लेकिन मैं उसको बेच नहीं रहा हूँ, मैं खुद ही कंज्यूम कर रहा हूँ, तो उसको हम लोग परचेज में से लेस करते हैं। तो वैसे ही हम लोग यहाँ से लेस कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली आप उसको क्रेडिट साइड पे भी बता सकते हो। सो राइट डाउन लेस मटीरियल्स एंड सप्लाईज कंज्यूम, मटीरियल्स एंड सप्लाईज कंज्यूम, underline that. Next line teaching इनर कॉलम ब्रैकेट में लिखो 50,000। टीचिंग के बाद नेक्स्ट लाइन रिसर्च, इनर कॉलम ब्रैकेट में 1,50,000। नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट वेलफेयर, इनर कॉलम 75,000 ब्रैकेट में। ये सब ब्रैकेट में हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट टाइम लेस गेम्स और स्पोर्ट्स ब्रैकेट में 25,000। सबट्रैक्ट करके गो टेक इट टू द आउटर कॉलम। ओके, सेल्स कौन से साइड पे लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल वो इनर कॉलम का टोटल आउटर कॉलम में कितना जाएगा? 5 लाख। अभी हम लोग इसको
क्रेडिट साइड पे सेल्स लिखेंगे, बाय सेल्स ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज 7,50,000. ओके, नाउ ये 7,50,000 में हाउ मच इज प्रॉफिट? 10% ऑफ सेलिंग प्राइस. हाउ मच इज सेलिंग प्राइस? 7,50,000 का 10% इज 75,000. तो प्रॉफिट हम कौन से साइड पे लिखेंगे? दिस आई होप यू अंडरस्टैंड इज समथिंग सिमिलर टू ग्रॉस प्रॉफिट ना. तो कौन से साइड पे लिखेंगे इसको हम लोग? डेबिट साइड राइट डाउन टू प्रॉफिट ऑन स्टोर्स एंड सप्लाईज. प्रॉफिट ऑन स्टोर्स एंड सप्लाईज लिख सकते हो, इनकम फ्रॉम स्टोर्स एंड सप्लाईज लिख सकते हो, इफ यू डोंट वांट टू यूज द वर्ड प्रॉफिट. बट प्रॉफिट विल नॉट बी रॉन्ग बिकॉज क्वेश्चन में ही वो लोग ने वर्ड यूज किया. आई थिंक सो. प्रॉफिट ऑन स्टोर्स एंड सप्लाईज 75,000. आउटर कॉलम चेक करो, इज द टेबल का दोनों साइड टैलिंग? नो. हाउ मच इज डिफरेंस? कौन से साइड पे आ रहा है डिफरेंस? हाँ, तो क्या है वो? है ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया. तो एक ही चीज बचा है, क्या है वो? क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक of stores and supplies. Closing stock of stores and supplies 1,25,000. Okay, now listen carefully. इसमें से ना किसका किसका सेकेंड इफेक्ट आएगा? चलो वन बाय वन चालू करते हैं. ओपनिंग स्टॉक का आएगा क्या? तो उल्टा करते हैं, किसका किसका सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा? जो आपने ट्रायल बैलेंस से उठाया उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा. दैट इज ओपनिंग स्टॉक का नहीं आएगा, परचेस का नहीं आएगा और सेल्स का नहीं आएगा. बाकी सबका सेकेंड इफेक्ट आएगा. सो बाकी बचा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग स्टॉक. स्टार्ट विद इजीएस्ट वन. क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,25,000 का सेकेंड इफेक्ट विच बैलेंस शीट? इनफैक्ट यहाँ पे एक ही बैलेंस शीट है. इस क्वेश्चन में हम लोग ने ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाया? हाँ, तो कोइंसिडेंटली उसने सही आंसर दिया क्योंकि क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. तो ऑलरेडी हमको सबका बैलेंसेस दिया हुआ है. ओके, सो हाँ ठीक है, गुड. मतलब फेंकने के टाइम कभी कभी हम लोग सही लग जाता है तीर. हाँ ठीक है. सो क्या बोल रहा था मैं अभी? क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? हाँ लिखो, जिधर लिखना लिखो. इन्वेस्टमेंट के नीचे लिखो तो बेटर रहेगा, जगह है तो पूछ क्यों रहे हो किधर लिखने का है ना? ये औरत लोग का पुराना बीमारी है. येस्टरडे माय वाइफ कॉल्ड, बोला खाने में क्या बनाओ? 3-4 ऑप्शन दिया. फिर मैंने बोला एक काम कर, ये बना. बोलते लेकिन मैंने ये बना डाला है. मैंने तो फोन करके पूछ क्यों रही है? 7 मिनट बिगाड़ा उसने मेरा, मालूम है, वो भी लेक्चर के बीच में. पका रहे फुकड़ में. हाँ, अरे बहुत जन लिखने के बाद पूछते हैं, मैंने इधर लिख दिया अभी चलेगा? तो पूछ क्यों रहा? लिख दिया तो पकाते रहे. बट फिर भी तुम लोग सीखते नहीं है ना, नेक्स्ट जनरेशन. यू आर स्टिल द सेम. मतलब कैसे टॉर्चर करने का इंसानों को, वो तुम लोग से सीखना पड़ता. अरे मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, अच्छा नहीं बुरा लगता है हम लोग को, और फिर बाद में बोलेगा हम लोग अच्छा पूछते हैं तो ऐसा जवाब देता है. ये इमोशनल डैश करते हैं हम लोग हमारा. ओके, नाउ ये जो मटेरियल्स एंड सप्लाईज कंज्यूम किया है, आई विल एक्सप्लेन फॉर वन एंड यू विल अंडरस्टैंड. सी ऑलरेडी आपको, अच्छा ओके, दूसरे तरीके से करता हूँ. मटेरियल्स एंड सप्लाईज, यू कैन सी द टीचिंग डिपार्टमेंट हैज टेकन मटेरियल्स एंड सप्लाईज ऑफ 50,000. तो समझ, यहाँ पे देखो एक डायग्राम में, तो यहाँ पे एक टीचिंग डिपार्टमेंट है. तो टीचिंग डिपार्टमेंट ने 50,000 का मटेरियल एंड सप्लाईज लिया है. तो ऑफकोर्स दैट इज टीचिंग डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर. उसके अलावा कोई टीचिंग डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर दिया है क्या आपको?
सैलरीज ऑफ टीचिंग डिपार्टमेंट, मतलब टीचिंग डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहे हैं वो सबका सैलरीज है 8,50,000, वो सैलरीज का एक्सपेंडिचर है, प्लस वो लोग ने मटेरियल्स एंड सप्लाईज 50,000 का लिया है, मतलब सैलरी सॉरी टीचिंग डिपार्टमेंट में टोटल एक्सपेंडिचर कैन बी से 9 लाख रुपीज। हाँ तो गो टू एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंड बिकॉज यू नो एक्सपेंडिचर साइड पे आई थिंक थोड़ा जगह कम पड़ेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं। सो राइट डाउन टू टीचिंग, उसको अंडरलाइन करो, नेक्स्ट लाइन में लिखो सैलरीज, इनर कॉलम 8,50,000, नेक्स्ट लाइन, अब ये एक लाइन में कंप्लीट करना नहीं तो नीचे खत्म नहीं होगा। ऐड मटेरियल्स एंड सप्लाईज, मटेरियल्स एंड सप्लाईज, underline that. Next line salaries 1,20,000, add materials and supplies. No, उसका सैलरी अलग से लिखेंगे हम लोग, that will be the last thing that we will write on expenditure. Next line add on to student welfare, टू स्टूडेंट वेलफेयर, उसको अंडरलाइन करो। अच्छा, अभी स्टूडेंट वेलफेयर में ऑफकोर्स सैलरी नहीं होगा, तो इज देयर एनी अदर एक्सपेंडिचर ऑन स्टूडेंट वेलफेयर? सो एक्सपेंसेस दिया, तो नेक्स्ट लाइन लिखो एक्सपेंसेस, expenses 38,000, next line add materials and supplies, अमाउंट देख के लिखो। स्टूडेंट वेलफेयर में कितना यूज हुआ है? 75,000, 38,000 प्लस 75,000, नेक्स्ट आएगा टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वेरी सिमिलर प्रेजेंटेशन बिकॉज गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी सैलरीज नहीं है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अंडरलाइन दैट, नेक्स्ट लाइन राइट ऑन games and sports, underline that, next line write down expenses, games and sports expenses 50,000, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी ऐसे ही प्रेजेंटेशन आएगा। एक्सपेंसेस इनर कॉलम 50,000, ऐड मटेरियल्स एंड सप्लाईज 25,000, सो टोटल आउटर कॉलम 75,000। टू स्कॉलरशिप्स या टू सैलरीज, ब्रैकेट में स्कॉलरशिप, या टू सैलरीज, उसको अंडरलाइन करके नेक्स्ट लाइन में लिखो स्कॉलरशिप, समहाउ शो इट इज फॉर स्कॉलरशिप्स। और एक चीज़ बाकी है, सेकेंड इफेक्ट उसका, वो वाले वर्किंग से और एक सेकेंड इफेक्ट बाकी है। किसका? क्लोजिंग स्टॉक का दिया हम लोग ने, फिर कंज्यूम, प्रॉफिट का बाकी है। सो राइट डाउन इनकम साइड पे बाय प्रॉफिट ऑन स्टोर्स एंड सप्लाईज, प्रॉफिट ऑन स्टोर्स एंड सप्लाईज, एक बार जस्ट गो थ्रू, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट इज पेंडिंग? अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट। जस्ट चेक, क्या हम लोग ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा है क्या लायबिलिटी साइड पे? ओके, स्टार्ट टोटलिंग।
Let us take question number 7. Mark it as important question. Question 7 and question 8 are similar questions. दोनों अच्छा questions हैं, question 7 and question 8. Question 7 and question 8 both are good questions, very similar. 7 is easier of the two. We are reading question 7. Summary of receipts and payment. So they have given you a summary of receipts and payment of a medical aid society for year ended 31st December 2022. Opening cash balance in hand 8,000, subscription 50,000, donation 15,000, which is raised for meeting revenue expenditure. Interest on investments at the rate of 9% per annum is 9,000. Payments for medicine supply 30,000. Honorarium to doctor 10,000. Salaries 28,000. Sundry expenses 1,000. Equipment purchase 15,000. Charity show expenses 1,500. Charity show collections 12,500. Additional information on 1/1/2022 and 31st December 2022. Subscription due 1,500 and 2,200 at the beginning and end of the year. वैसे ही subscription received in advance, stock of medicine, amount due for medicine supply, value of equipment and value of building. These are the 6 information they have given in that table. You are required to prepare receipts and payment account. So in this question, not only income and expenditure account and balance sheet, but वो लोग ने आपको receipts and payment account भी बनाने के लिए बोला है. नॉर्मली जो हम लोग एनपीओ का सम देखते हैं, वो एनपीओ के सम में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग को दिया रहता है. इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड में तो दिया ही रहेगा हमेशा. 12th स्टैंडर्ड के तो सिलेबस के बहुत बाहर है. बट इन फाउंडेशन एटलीस्ट वी सॉ प्रीवियस क्वेश्चन जिसके अंदर आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया था, एक बैलेंस शीट एक ट्रायल बैलेंस दिया था. इनफैक्ट ये क्वेश्चन में एवरीथिंग वी हैव टू प्रिपेयर. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑल्सो वी हैव टू प्रिपेयर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल्सो वी हैव टू प्रिपेयर. ओपनिंग बैलेंस शीट भी हमको बनाना है एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट भी हमको बनाना है. ये चारों चीज हमको बनाना है. सो जस्ट लुक एट द फॉर्मेट. उसी पेज पे नीचे 197 पे यू हैव बीन गिवन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. नेक्स्ट पेज पे यू हैव बीन गिवन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. उसी पेज पे यू हैव बीन गिवन क्लोजिंग बैलेंस शीट. वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट भी दिया हुआ है एंड देयर आर 2 मोर वर्किंग नोट्स. वो 2 मोर वर्किंग नोट्स क्यों है और कैसे प्रिपेयर करना है, दैट वी विल सी इन व्हेन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर. चलो, नाउ they have not given you receipts and payment account, but at least they have given you something called as summary of receipts and payments. So summary of receipts and payments हमको दिया हुआ है. तो यहाँ पे all these items which are given in this paragraph, they have not classified कि ये जो items आपको दिया हुआ है इसमें से receipts कौन सा है और इसमें से payments कौन सा है. So वो भी हमको classify करना पड़ेगा कि ये सब में से receipts कौन सा है और payments कौन सा है. Though it is very simple and logical, but that is one extra exercise that we have to do in this question कि हमको receipts and payment account बनाना पड़ेगा. Okay, now additional information is also given. The question is कि ये पूरे question को solve कैसे करने का, how to start. The best part of such kind of question is कि आप कहीं से भी start कर सकते हो. You can pick up any item, but आप जो भी item pick up करते हो उससे रिलेटेड आपको सब कुछ खत्म करना पड़ेगा. सो यू कैनॉट जस्ट से कि हम लोग ने ये सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट दे दिया और हम आगे का बाद में करेंगे. नहीं, अगर आपको सब्सक्रिप्शन करना है तो यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन इन दिस क्वेश्चन. सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड फर्दर विद दिस क्वेश्चन. तो हम लोग काम करते हैं. वी विल स्टार्ट विथ सिंपल, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स का इंफॉर्मेशन. सो यहाँ पे ये टेबल, however you can start with any information in this table, but I am just picking up any random thing. तो easiest thing to do is fixed asset. So you can see
दैट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1/1/2022 को 21,000। तो सबसे पहले ये 21,000 कहाँ पे आएगा हमारे फॉर्मेट में? वेयर विल यू राइट दिस 21,000? ओपनिंग बैलेंस शीट। सो गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो इक्विपमेंट, फर्स्ट लाइन असेट साइड, आउटर कॉलम equipment 21,000. Okay, now what is the transactions possible in equipments? तो परचेज है कि नहीं है इक्विपमेंट का? कहाँ से पता चला? कहाँ दिया हुआ है? समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में दिया हुआ है। दे आर सेइंग दैट इक्विपमेंट परचेज 15,000। सो इक्विपमेंट परचेज 15,000 है, तो उसका दो इफेक्ट हमको देना पड़ेगा इस बार। इक्विपमेंट परचेज, व्हाट इज एंट्री फॉर इक्विपमेंट परचेज बाय द वे? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ओके, सो व्हाट वी डू इज कम टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी इक्विपमेंट्स लिखो फर्स्ट लाइन में। ओके, व्हाट वाज द ओपनिंग बैलेंस? 21,000. ओके, नाउ परचेज का दो इफेक्ट देना पड़ेगा। व्हाट इज द टू इफेक्ट्स दैट वी हैव टू गिव? फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विपमेंट परचेज का एंट्री क्या है? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो इक्विपमेंट अकाउंट मतलब यहाँ पे, तो इक्विपमेंट पे आप क्या करोगे इसको? ऐड। सो राइट ऑन नेक्स्ट लाइन ऐड परचेज 15,000, लीव इट एज इट इज। बोलो अभी 15,000 का सेकेंड इफेक्ट एक्चुअली स्पीकिंग कैश और बैंक अकाउंट में आना चाहिए। कैश एंड बैंक अकाउंट मीन्स इन विच अकाउंट? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। विच साइड? पेमेंट साइड। सो कम टू पेमेंट साइड, बाय इक्विपमेंट, या यू कैन राइट बाय इक्विपमेंट परचेज। $15,000. ओके, नेक्स्ट कम टू योर क्वेश्चन। वहाँ पे इक्विपमेंट में अगर आप ऐड करोगे तो टोटल 36,000 होता है। हाउएवर क्लोजिंग बैलेंस दे हैव गिवन इज 30,000. सो व्हाट इज द डिफरेंस? 6,000 इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन. सो व्हाट इज द प्रेजेंटेशन? पहले इसका टोटल करो, सेम कॉलम 21 + 15। यहाँ पे 30,000 है क्लोजिंग बैलेंस। व्हाट इज 6,000? क्यों? सेल भी तो हो सकता है ना। किधर नहीं दिया? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट तो हम बना रहे हैं। अगर सेल होता तो समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में दिया रहता, जैसे इक्विपमेंट परचेज दिया हुआ है। 6,000 वी विल कॉल इट एज डेप्रिसिएशन। Go to expenditure side, write down to depreciation, underline that. Next time write down equipment 6,000 inner column. So we have completed equipment ka adjustment from this question. Now we will go for similarly building. Building का value is 50,000. Check करो, is there any purchase, is there any sale? If no, then वो 2,000 क्यों reduce हुआ है? There is no purchase, there is no sale. तो पहले building opening balance sheet में 50,000. Go to closing balance sheet, inner column building 50,000. बट उसका क्लोजिंग वैल्यू 48,000 दिया है।
So again, difference is depreciation. Which is 2000. Go to expenditure side, वहाँ पे लिखो building, inner column 2000. वो क्लोजिंग बैलेंस है, उसका भी दो इफेक्ट आएगा ना, अगर कोई आउटस्टैंडिंग रहेगा तो दो इफेक्ट आएगा. अरे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है वहाँ पे, सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो उसका दो इफेक्ट आएगा ना, 2200 का दो इफेक्ट आएगा. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, उसका दो इफेक्ट आएगा. चलो, हैव यू कंप्लीटेड दिस मच? नाउ पर्पसली आई एम टेकिंग अप वन एडिशनल या जस्ट एडजस्टमेंट. कहीं पे तो आपको ऊपर एक काम करो, पहले ना ओपनिंग कैश बैलेंस हम लोग लिख लेते हैं. ओपनिंग कैश बैलेंस इन हैंड इज 8000. बोलो ये 8000 दो जगह पे आएगा. कहाँ दो जगह पे आएगा? रिसिप्ट्स में. कौन से? फर्स्ट लाइन में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अंडरलाइन दैट. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अंडरलाइन दैट. नेक्स्ट लाइन में लिखो कैश इन हैंड. कितना है कैश इन हैंड? 8000. ना ओपनिंग बैलेंस शीट में दो लाइन छोड़ के लिखो, या यू कैन राइट इट टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो. यहाँ पे लिख दो सेकेंड लास्ट लाइन में कैश इन हैंड. बेटर प्रेजेंटेशन. यहाँ पे लिखो कैश इन हैंड. व्हाट इज अमाउंट? 8000. Okay, now I'm going for slightly different kind of information. Come to the question. यहाँ पे we have completed opening balance of cash. Now I'm going for interest on investments. Check interest on investments at 9% per annum is 9000. पहले तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 9000 रुपीज़ हमको मिला हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए ना? यस और नो? तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे तो इन्वेस्टमेंट्स दिया ही नहीं है. तो इन्वेस्टमेंट्स है कि नहीं है? इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख. कैसे आया इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख? मैंने ऐसा ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं चाहिए, कुछ प्रॉपर मेथड है कैलकुलेट करने का. ये एक्स वैक्स क्यों लेने का? 9% इंटू इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू 9000. हाँ, तो कैन यू यूज दिस इक्वेशन? कैन वी कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट्स? हाँ, तो इन्वेस्टमेंट्स कितना है? 1 लाख. अब ये इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख हिडन इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स वो लोग ने डायरेक्टली नहीं दिया हमको. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट 1 लाख कहाँ पे आएगा? मुझे भी पता है कौन से बैलेंस शीट में. अच्छा, उल्टा करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा? चलो दूसरे तरीके से पूछता हूँ. ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहले से है कि ये साल में खरीदा है? पहले से है. ये साल में खरीदा है कि पहले से है हमारे पास? क्योंकि अगर पहले से है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा. अगर ये साल में खरीदा है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा. तो ये इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास पहले से है कि ये साल में खरीदा है? या तुमको कैसे पता चला? तो फर्स्ट डे को खरीदा रहेगा हमने ये साल में,
तो भी पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा ऑब्वियसली। ये सब क्वेश्चन सिर्फ मैं ही पूछता हूँ, बाकी लोग नहीं पूछते। चलो तुम दो आंसर, मेरा तो काम है क्वेश्चन पूछना। कैसे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स? तुमको कैसे पता चला ये साल में नहीं खरीदा? ऑब्वियसली समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में दिया रहता कि इन्वेस्ट। ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में 9% इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग बैलेंस शीट में थर्ड लाइन 9% इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे ब्रैकेट में कैलकुलेशन बताओ। $9,000 divided by 9% or into 100 divided by 9 also is correct. 9,000 divided by 9%, that is 1 lakh. So come to closing balance sheet, as it is लिख दो 9% investments, 1 lakh. ओके इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है उसका दो इफेक्ट क्या आएगा? 9,000 का दो इफेक्ट, रिसिप्ट साइड receipt side to interest on investments, $9,000, and go to income side. Income side first line by interest on investments 9 lakh, sorry 9,000. Okay, now I am going for subscription. What is this subscription 50,000? What is this subscription 50,000? कैसे पता चला ये रिसिप्ट्स है? क्योंकि ऊपर लिखा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का समरी है। तो सब्सक्रिप्शन 50,000 इज रिसीव्ड, तो ये 50,000 विल कम इन विच अकाउंट? So go to receipts and payment account. Receipt side पे लिखो 2 subscriptions, $50,000. 2 subscriptions, $50,000. सी नॉर्मली हमको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहता है, तो जब भी हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं, सो इन दैट वी सी दैट सब्सक्रिप्शन इज 50,000, मतलब ये 50,000 सब्सक्रिप्शन हमको मिला है, रिसीव्ड. नाउ गो टू इनकम्स. इनकम साइड में यू कैन राइट बाय सब्सक्रिप्शन अंडरलाइन. ओके, नाउ whatever we are going to discuss is not the first time that we are doing, because already we have done this in the past. By subscriptions, underline that. Next line, write down received.
is 50,000, inner column of course. Now why inner column? We will discuss that because आपको नीचे टेबल में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड दो एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है. सब्सक्रिप्शन ड्यू, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्यू? Outstanding. So how much is subscription outstanding at the beginning of the year? तो ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 1500, दिस इज सब्सक्रिप्शन ऑफ विच ईयर? विच इज नॉट रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, मतलब इट मस्ट हैव बीन रिसीव्ड इन विच ईयर. तो ये 1500 का दो इफेक्ट क्या देंगे हम लोग? पहले तो ये जो 50,000 है इसके अंदर ये 1500 रिसीव हुआ रहेगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? Less. So write down next line less. Complete it in one line. You can use minus sign. Minus outstanding last year 1500. Okay, कोई बताएगा ये 1500 का सेकेंड इफेक्ट? ओपनिंग बैलेंस शीट विच साइड? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड. राइट डाउन सब्सक्रिप्शन ड्यू. एक लाइन में कंप्लीट करो. सब्सक्रिप्शन ड्यू 1500. ओके, पहले मैं ओपनिंग खत्म कर रहा हूं, देन आई विल गो फॉर क्लोजिंग. नाउ ओपनिंग में दे हैव गिवन मी वन मोर थिंग, दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. Subscription received in advance means this is which subscription? So how much is pre-received at the beginning of the year? 1200. 1200 is subscription of which year? Already received in which year? Current year. Already received in last year. तो ये 1200 कौन से ईयर का इनकम है? करंट ईयर. तो ये 1200 को हम लोग इनकम में क्या करेंगे? ऐड. सो नेक्स्ट टाइम राइट ऑन ऐड प्लस प्री रिसीव्ड लास्ट ईयर. बोलो 1200 का सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट विच साइड? अच्छा, लायबिलिटी साइड में लीव 2 लाइन्स और 3 लाइन्स. यू कैन राइट डाउन. सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड और रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसा भी लिख सकते हैं 1200. ओके, नाउ आई एम गोइंग फॉर एंड ऑफ द ईयर. एंड ऑफ द ईयर में भी वो लोग ने बोला है सब्सक्रिप्शन ड्यू. सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 2200, मतलब दिस इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर. तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी तक हमको मिला नहीं है, तो इसको हम लोग इनकम्स में क्या करेंगे? ऐड. सो ऐड outstanding current year 2200 and closing balance sheet में this will come on which side? asset side में लिखो subscription due 2200 and subscription received in advance 700 का क्या करोगे? subscription received in advance लेस. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 700, वो हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी 50,000 में इंक्लूडेड है, बट इट इज़ नॉट ऑफ द करंट ईयर, इट इज़ ऑफ द नेक्स्ट ईयर. रिसीव्ड इन एडवांस है तो नेक्स्ट टाइम लेस प्री रिसीव्ड. करंट ईयर pre-received subscription 700.
इसका टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ 51,200. So we have completed subscription. Next I am going for donation. Very simple. Donation 15,000 is received for meeting revenue expenditure. So this is general purpose donation के specific purpose. General purpose donation. तो 15,000 का दो इफेक्ट बोलो क्या आएगा? Receipt side में and income. So write on receipt side पे to donation. $15,000 एंड इनकम साइड पे जाके लिखो बाय डोनेशंस 15,000. चलो नाउ नेक्स्ट वन इज अ न्यू वन एंड इट इज अ गुड वन. व्हाट दे हैव गिवन इज पेमेंट्स फॉर मेडिसिन सप्लाई. पेमेंट्स फॉर मेडिसिन सप्लाई आपको आगे भी दिया हुआ है स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड दे हैव आल्सो गिवन अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई. नाउ बिकॉज दिस इज अ मेडिकल एड सोसाइटी तो ये लोग कुछ मेडिसिन परचेस कर रहे हैं. द क्वेश्चन इज they are purchasing medicines on cash basis कि they are purchasing medicines on credit basis. मेडिसिन्स ये लोग कैश में परचेस कर रहे हैं या मेडिसिन्स ये लोग क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं? ये ऑलरेडी क्वेश्चन में लास्ट लेक्चर में पूछ चुका हूं. क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं तो कैसे पता चला? अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई. अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई का मतलब यह है दिस अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई मतलब दीज आर क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन. यस और नो? ओके. नाउ हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी है. अब स्टॉक ऑफ मेडिसिन में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है. इफ यू रिमेंबर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? कंज्यूम्ड कैलकुलेट करते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंज्यूम्ड? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेस ऑफ मेडिसिन माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन तो दिया है हम लोग को. परचेस ऑफ मेडिसिन कितना है? अच्छा, तो जितना पेमेंट किया है दैट इज फॉर परचेस, मतलब दैट इज ऑन कैश बेसिस नहीं. तो उसके लिए हम लोग को कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा? क्रेडिटर. सो जाओ वर्किंग नोट में. वर्किंग नोट में अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई. ओपनिंग बैलेंस 9,000 है, उसका ओपनिंग बैलेंस 9,000 है. क्वेश्चन इज ये 9,000 इज विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस? अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई है, ये लोग क्रेडिटर्स हैं, मतलब ये 9,000 इज विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. तो लिखो क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000. ओके. एनीबडी? इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? इनफैक्ट ये सेकेंड इफेक्ट है. ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे लिखो amount due for medicine supply. You can also write creditors for medicine. Amount due for medicine supply. $9,000. Okay, now if you understand carefully, वो लोग ने हमको पेमेंट्स फॉर मेडिसिन दिया हुआ है. चेक करो हाउ मच इज द पेमेंट्स दैट वी हैव डन. तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट्स फॉर मेडिसिन? अच्छा, ये पेमेंट्स आपने किसको किया रहेगा?
क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन को क्या रहेगा, क्या एंट्री पास करोगे फॉर पेमेंट्स, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, वो लोग तुमको पैसा देंगे, हमारे पास से मेडिसिन खरीद रहे हो, पैसा भी लेके जाओ, मेडिसिन भी लेके जाओ। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सो डेबिट साइड पे लिखो टू, आई एम राइटिंग कैश अकाउंट बिकॉज ये लोग ने कैश इन हैंड दिया हुआ, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दो इफ यू राइट कैश और बैंक इट्स नॉट रॉन्ग, बट स्टिल टू कैश अकाउंट 30,000। बोलो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, पेमेंट साइड में लिखो बाय पेमेंट्स फॉर मेडिसिन, बाय क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन भी लिख सकते हैं, बाय मेडिसिन भी लिख सकते हैं। 30,000। ओके, नाउ समथिंग अनयूजुअल। देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन का आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, चेक करो हाउ मच इज क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस विल कम ऑन विच साइड, ओपनिंग बैलेंस में लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो क्लोजिंग बैलेंस विल कम ऑन विच साइड, डेबिट साइड। डेबिट साइड पे लिखो टू बैलेंस कैरीड डाउन। सो यहाँ पे आपको इनफैक्ट क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस इज 13,013। एक मिनट, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, 9,000। ओके, पहले बताओ क्लोजिंग बैलेंस का सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, ये 13,000 का क्लोजिंग बैलेंस शीट विच साइड, लायबिलिटी साइड में लिखो अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, amount due for medicine supply 13,000। okay, now I have one doubt, opening balance कितना था, 9,000, तो तुमने पेमेंट 30,000 किया और वो लोग बोल रहे हैं अभी भी 13,000 लेने का बाकी है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। वी हैव डेफिनेटली परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो परचेज फाइंड आउट करने के लिए क्या हम ये अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। ओके, अकाउंट को क्लोज करो। सी एक चीज याद रखो, डोंट लर्न हाउ टू सॉल्व, लर्न हाउ टू थिंक। इफ यू लर्न हाउ टू थिंक you will be able to solve, लेकिन if you learn only how to solve you will never be able to think। what is this 34,000, परचेस ऑफ मेडिसिन, तो हम लोग ने पूरे साल में परचेस तो किया ही रहेगा ये लोग के पास से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय परचेजेस, इसके ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर, दिस वाज मिसिंग। अच्छा, अब ये परचेजेस का क्या करेंगे आप, दूसरा इफेक्ट, ये परचेजेस को यूज करके व्हाट विल यू कैलकुलेट कंज्यूम, सो गो टू एक्सपेंडिचर, टू मेडिसिन्स कंज्यूम, टू मेडिसिन्स कंज्यूम्ड, underline that, next line opening stock, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक, चलो ओपनिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट बताओ, देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट बताओ। अरे ओपनिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ से है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, अरे ओपनिंग स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000, ओपनिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट कौन से साइड पे आएगा,
असेट साइड लिखो, एसेट साइड पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन 9,000, कितना 9 कि 10, 10,000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन. गो बैक टू एक्सपेंडिचर साइड. एक्सपेंडिचर साइड में ओपनिंग स्टॉक में नेक्स्ट टाइम क्या ऐड करोगे? परचेस. ये परचेस का सेकेंड इफेक्ट दे रहे हैं हम लोग इनफैक्ट. सो परचेस ऑफ मेडिसिन हम लोग ने कैलकुलेट किया इन वर्किंग नोट नंबर 2. चेक करो हाउ मच इज परचेस ऑफ मेडिसिन. 34,000. दिस इज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ना. 34,000. इसमें से हम लेस क्या करेंगे अभी? क्लोजिंग स्टॉक. लेस क्लोजिंग स्टॉक. लेस क्लोजिंग स्टॉक 15,000. क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? तो क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओके. नाउ एक्सपेंडिचर साइड पे टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ 29,000. ओके. सो दिस वाज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. यू कैन एक्सपेक्ट दिस एडजस्टमेंट इन 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो. 12th स्टैंडर्ड में भी वो लोग ये एडजस्टमेंट पूछते हैं. सी ये काइंड ऑफ एडजस्टमेंट में यू हैव टू थिंक ओनली वन पॉइंट कि हम लोग जो भी परचेस कर रहे हैं. सी हियर इट इज मेडिसिन, इट कैन बी स्टेशनरी ऑल्सो. ये मेडिसिन की जगह पे आप स्टेशनरी कर दो. तो कैश में परचेस हो रहा है कि क्रेडिट में परचेस हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, या क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन दिया है, या क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी दिया है, डिपेंड्स किसके ऊपर एडजस्टमेंट है. तो अगर आपको स्टॉक ऑफ इस इधर ही मेडिसिन की जगह पे मैं स्टेशनरी कर दूं ना, तो सेम एडजस्टमेंट का इफेक्ट्स हो जाएगा. यही अगर मैं मेडिसिन की जगह पे अगर मैंने स्टेशनरी कर दिया, स्टेशनरी की जगह पे मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल कर दिया, तो भी सेम ही रहेगा. कंज्यूम्ड का कैलकुलेशन आ जाएगा. एनीवेज, सो दिस इज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. पेमेंट्स फॉर मेडिसिन सप्लाई हो गया. ऑनोरेरियम टू डॉक्टर, सैलरीज एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये तीनों का दो इफेक्ट क्या आएगा? पेमेंट्स. गो टू पेमेंट साइड, राइट डाउन बाय ऑनोरेरियम टू डॉक्टर. पेमेंट साइड, राइट डाउन बाय ऑनोरेरियम टू डॉक्टर 10,000. Second effect will be expenditure side to honorarium to doctor. Same two effects of salaries. So payment side by salary is 28,000. Expenditure side to salary is 28,000. Sundry expenses का भी वही दो इफेक्ट आएगा. चलो नेक्स्ट. Sundry expenses, payment side by sundry expenses 1,000 and expenditure side by sundry expenses 1,000. Charity show expenses and charity show collection. Expenses will come on payments and collection will come on receipts. So पहले receipts में लिखो to charity show collections. To charity show collection 12,500. एंड पेमेंट साइड पे लिखो बाय चैरिटी शो एक्सपेंसेस. पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट खत्म करो.
लेकिन अभी इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में व्हाट विल बी द प्रेजेंटेशन? कलेक्शंस 12,500 हुआ है लेकिन एक्सपेंसेस 1,500 हुआ है, तो डिफरेंस हमारे लिए क्या है? इनकम। सो इनकम साइड पे लिखो बाय चैरिटी शो। By charity show, underline that. Next line, collections, inner column 12,500. Next line, less expenses 1,500. So outer column 11,000. What will be the order of closing? See, what is the order of closing? तो ध्यान से सुनो, अगर हमको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं दिया रहता तो पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बंद नहीं कर सकते। अगर हमको ओपनिंग कैश इन हैंड नहीं दिया रहता तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट पहले नहीं बंद कर सकते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन में आप कर सकते हो, बट इन दिस और अदर क्वेश्चन में भी कभी हमको ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं दिया तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बंद नहीं कर सकते। सो फर्स्ट यू कैन नाउ क्लोज ओपनिंग बैलेंस शीट, इवन यू कैन क्लोज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। व्हाट इज द कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट में? व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट क्लोजिंग बैलेंस नहीं फाइंड आउट करने पहले बैलेंस शीट कैसे बंद कर सकते हो? क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस इज कैश इन एंड वो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऑब्वियसली। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या तुमको लगता है टैली होगा? तो कब से मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोग खुद के हिसाब से टोटलिंग कर रहे हो, तो करो अभी, डूबो, बाद में बुलाओ हेल्प के लिए। हाँ, तो उतने का ही डिफरेंस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आता रहेगा, चेक करो। क्लोज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फर्स्ट, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कैश इन हैंड। Of course, in this question. रिसिप्ट साइड ज़्यादा रहेगा तो पेमेंट का टोटल कैसे लिख सकता है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 9,000 है। व्हाट इज दैट 9,000 का क्लोजिंग बैलेंस? कैश इन हैंड। ये कौन से बैलेंस शीट में जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, हाउ मच इज सरप्लस? 10,200. हाउ मच इज कैपिटल फंड? 180,300. ये ओपनिंग बैलेंस शीट का है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट का है? ओपनिंग बैलेंस शीट कैपिटल फंड इज 180,300. ओके
is balance sheet telling at अब ये क्वेश्चन में वी आर ऑल्सो सपोज टू लर्न सब्सक्रिप्शन अकाउंट. अभी तक हम लोग ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं डिस्कस किया है, यहाँ पे मिस्टेक है. सब्सक्रिप्शन अकाउंट में यहाँ पे लायबिलिटीज असेट्स नहीं है, इट इज पर्टिकुलर्स. सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम लोग कल डिस्कस करेंगे. और ऐसा वेरी सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 और 8 है, वो भी हम लोग कल सॉल्व करेंगे.